आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। म्यूचुअल फंड में निवेश हर महीने एक नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। जुलाई में म्यूचुअल फंड के AUM और SIP ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऐसे में किन सेक्टर्स और फंड में निवेश का है सबसे सुनहरा मौका और किन NFOs में निवेश आपके लिए रहेगा बेहतर, इन सभी मुद्दों पर बेहतरीन रिसर्च के साथ पेश है हमारी ये खास पेशकश, म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास। और म्यूचुअल फंड्स के जरिए वेल्थ क्रिएशन के महामंत्र बताने के लिए हमारे साथ है जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। हेलो सर, और बहुत स्वागत है आपका। लेकिन आपको याद होगा सर, हमारा एक शो, अवार्ड शो जो हमने पुणे में आयोजित किया था और काफ़ी भव्य तरीके से इसका पूरा आयोजन भी रहा। तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले दर्शकों को हम ये दिखाते हैं कि वो कौन से दिग्गज रहे जिसको हमने जी बिजनेस के पहले म्यूचुअल फंड अवार्ड शो से सम्मानित किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। जी बिजनेस का पहला म्यूचुअल फंड अवार्ड शो पुणे में आयोजित किया गया, जिसमें म्यूचुअल फंड कंपनियों को उनकी परफॉर्मेंस, ट्रस्ट और एक्सीलेंस के आधार पर सम्मानित किया गया। इस खास समारोह में 9 अलग-अलग कैटेगरीज में कुल 18 अवार्ड्स दिए गए। बेस्ट इक्विटी फंड हाउस ऑफ द ईयर का सम्मान मोतीलाल ओसवाल फंड हाउस को दिया गया। इन्हें गोल्ड अवार्ड मिला, जबकि सिल्वर अवार्ड HDFC म्यूचुअल फंड को मिला। समारोह में बेस्ट डेट फंड हाउस ऑफ द ईयर कैटेगरी के विजेता, जिसमें गोल्ड अवार्ड SBI म्यूचुअल फंड को मिला, तो वहीं सिल्वर अवार्ड संयुक्त रूप से ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड और निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड को दिया गया। अवार्ड समारोह में बेस्ट हाइब्रिड फंड हाउस ऑफ द ईयर कैटेगरी में गोल्ड अवार्ड इन्वेस्को म्यूचुअल फंड को मिला, तो सिल्वर अवार्ड आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने जीता। इस खास अवार्ड शो में फंड मैनेजमेंट के उस्तादों को भी सम्मानित किया गया। फंड मैनेजर ऑफ द ईयर इक्विटी कैटेगरी में गोल्ड अवार्ड संयुक्त रूप से राजीव ठक्कर और PPFAS म्यूचुअल फंड के रुकुन ताराचंदानी को दिया गया। वहीं सिल्वर अवार्ड इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के अमित गनात्रा को मिला। समारोह में फंड मैनेजर ऑफ द ईयर कैटेगरी में डेट सेगमेंट के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। इस कैटेगरी में गोल्ड अवार्ड ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के मनीष बांटिया को मिला, तो सिल्वर अवार्ड HDFC म्यूचुअल फंड के शोभित मेहरोत्रा को दिया गया। इस समारोह में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की नई और उभरती हुई प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। राइजिंग स्टार इमर्जिंग फंड मैनेजिंग कैटेगरी में गोल्ड अवार्ड DSP म्यूचुअल फंड की अपर्णा कार्निक को मिला, तो वहीं सिल्वर अवार्ड फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड के राजसा के को दिया गया। बेस्ट फंड हाउस फॉर इन्वेस्टर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी के लिए गोल्ड अवार्ड DSP म्यूचुअल फंड को मिला, जबकि सिल्वर अवार्ड एडलवाइस म्यूचुअल फंड को दिया गया। मोस्ट इनोवेटिव फंड हाउस का गोल्ड अवार्ड कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड को मिला। वहीं CEO ऑफ द ईयर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कैटेगरी में गोल्ड अवार्ड से HDFC AMC के MD और CEO नवनीत मनोज सम्मानित हुए। वहीं सिल्वर अवार्ड PPFAS म्यूचुअल फंड के CEO नील पराग पारिक ने जीता। जी तो सर, काफी शानदार ये शाम रही। बिल्कुल, ये पहली बार जी बिजनेस की तरफ से म्यूचुअल फंड अवार्ड्स का आयोजन किया गया है और हमने पूरी इंडस्ट्री, जो कि देश के करोड़ों इन्वेस्टर्स का पैसा बहुत ध्यान से, बहुत भरोसे और विश्वास के साथ सहेज कर इन्वेस्ट कर रही है, उन्हें देश की आर्थिक उन्नति में कमाई करने का मौका, वेल्थ बनाने का मौका जो दे रही है, उन्हें हमने सम्मान किया है। पहला अवार्ड था। अगले साल हम और बेहतर और बड़े पैमाने पर इसका आयोजन करेंगे और हमारे दर्शकों को और सारी इंडस्ट्री को बहुत पसंद आया, इसके लिए उनका धन्यवाद भी। जी चलिए सर, अब आते हैं म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास में। सबसे पहले एमफीस के जो नंबर्स आए हैं वो आपको कैसे लगे, ये जानने का टाइम नंबर्स पूछिए मत। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाती हुई दिख रही है इंडस्ट्री और हर महीने जो रिकॉर्ड बन रहे हैं म्यूचुअल फंड में, एक बार फिर से रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आता दिखाया और अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM पहुंचा है 75 लाख करोड़ के पार और ये अब तक का सबसे हाईएस्ट AUM है। इक्विटी, डेट और सभी तरह के फंड मिलाकर 75 लाख करोड़ के पार निकल चुके हैं और जून के महीने में जून के मुकाबले में जुलाई के महीने में इस AUM में 2.5% की बढ़त आई है। इक्विटी फंड का इन्वेस्टमेंट भी अब पहुंच चुका है
मंथली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो 42,700 करोड़। अब तक किसी भी महीने में ये अब तक का सबसे हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट है। 42,700 करोड़ का ये मंथली हाई है जो इन्वेस्टमेंट आया है अब तक का इक्विटी म्यूचुअल फंड का, यानी कि किसी भी महीने में इससे पहले 42,000 करोड़ रुपए नहीं आए। जुलाई के महीने में जो पैसा था वो सिर्फ 24,000 करोड़ से भी कम था, 23,587 करोड़। उससे 80%, सोचिए जुलाई के महीने में कोई ऐसा नहीं कि तेजी का माहौल हो, उसके बावजूद 80% पैसा बढ़कर आना है, यानी कि कहीं ना कहीं ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की मैच्योरिटी दिखा रहा है कि कमज़ोर बाजार में हमें रुकना नहीं, सुस्त बाजार में रुकना नहीं, उल्टा पैसा बढ़ाना चाहिए निवेश का, वो आपको दिख रहा है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, लगातार 53वां महीना ऐसा था जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स आया है, निकला नहीं। 53 महीनों से। खैर अब तो ये ऐसा आदत सी हो गई है, निकलने की तो सोच भी नहीं सकते कि कोई निकलेगा। जब 40-40 हज़ार करोड़ आ रहे हो महीने तो क्या निकलने की सोचेंगे। इक्विटी फंड्स का AUM 33 लाख करोड़ के पार निकलता हुआ दिखा है और SIP ने भी एक नया रिकॉर्ड बनाया। पहली बार SIP का आंकड़ा 28,000 करोड़ के पार निकला है। डेट फंड में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के पैसे आए, उनका AUM 19 लाख करोड़ के करीब पहुँचता हुआ दिख रहा है। तो इक्विटी का AUM 33 लाख करोड़ के आसपास, डेट का 19 लाख के आसपास, और बाकी हाइब्रिड फंड्स वगैरह ये सब मिला मिलू के कुल मिलाकर ये इंडस्ट्री हो गई है 75 लाख करोड़ की। बिल्कुल सर, और बहुत बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं AUM। लेकिन आप SIP, क्योंकि इसने भी न्यू हाई बनाया है तो इस पर अलग से बात करना तो बनता है। बिल्कुल, SIP में छप्पर फाड़ निवेश आता हुआ दिखाया और अब तक का हाईएस्ट SIP का एक महीने का आंकड़ा है वो है 28,000 करोड़ के ऊपर, लगभग 28,500 करोड़। SIP लगातार दूसरे महीने हाईएस्ट है और पिछली बार 27,270 करोड़, पहली बार 27,000 करोड़ के पार निकला था। इस बार पहली बार 28,000 करोड़ के पार निकला है। तो और लगातार चौथे महीने SIP का इनफ्लो पिछले महीने के मुकाबले में बढ़ के आ रहा है। बढ़ तो रही है, पिछले महीने से ज़्यादा बढ़ रहा है, लगातार दूसरे महीने नया रिकॉर्ड भी है। SIP के आंकड़े आप देख सकते हैं, 26,688 करोड़ था मई में, वहाँ से जून में बढ़ा है और जुलाई में भी बढ़ता हुआ दिखा है। सर एक खास ट्रेंड एमफी में अगर आप इस बार देखेंगे तो वो दिखा है NFO को लेकर, मतलब NFO को लेकर ये ट्रेंड क्या कहता है? देखो, NFO की रौनक लौटती हुई दिखी है और NFO में ज़बरदस्त पैसा बना है। म्यूचुअल फंड ने पैसा जुटाया, 30,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा ले गए जुलाई के महीने में। 30,000 करोड़ छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा। ऑफकोर्स इसमें डेट भी है, इक्विटी भी है। तो 31 दिन का महीना था जुलाई जी, 30 NFO लॉन्च हुए हैं पूरे जो, ऑलमोस्ट एवरी डे 1 NFO। सोचिए 30 NFO, और उस हिसाब से हर एक NFO ऑन एन एवरेज 1,000 करोड़ ले जाए तो 30,000 करोड़ लेके गए। 5 डेट फंड NFO थे, डेट के 5 थे, उन्हें मिला करीबन 19,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट, और बचे हुए इक्विटी के जो है 10 इक्विटी NFO ऐसे थे जो 9,000 करोड़ लेके गए। 13 ऐसे पैसिव थे जो इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे थोड़ा अमाउंट आया 1,900 करोड़ का, वहाँ अमाउंट छोटा था। तो इक्विटी NFO बड़ा लेके गए, लगभग 9,000 करोड़ का पैसा, डेट 19,000 करोड़ का आसपास का पैसा। तो NFO ने कमाल कर दिया। अभी NFO बिकते हैं अभी भी। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि बाजार का मूड माहौल जब अच्छा हो तो NFO ज़्यादा बिकते हैं, वो दिखा भी जुलाई के महीने में। बिल्कुल, और खास करके म्यूचुअल फंड का तो मूड इन दिनों काफ़ी अच्छा है ही। अब इक्विटी की बात आपने की, तो इक्विटी, हाइब्रिड और डेट, इनका ट्रेंड क्या कहता है? इन तीनों का ट्रेंड बहुत सिंपल सा है। इक्विटी फंड में सबसे ज़्यादा पैसा है सेक्टोरल फंड्स में, थीमेटिक फंड, सेक्टोरल फंड जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा लगाते हैं, 9,400 करोड़ वहाँ है। फ्लेक्सी कैप फंड हमेशा से फेवरेट है, 7,500 करोड़ से ज़्यादा का पैसा वहाँ है। स्मॉल कैप फंड तो भाई पूछो मत, आ ही रहा है पैसा। मिड कैप और लार्ज कैप से फिर ज़्यादा आया है, 6,500 करोड़ का इनके पास आया। मिड कैप 5,100, लार्ज कैप बेचारे ये देखते हैं हमें कब पैसा मिलेगा, सिर्फ 2,100 करोड़। अभी ऐसा हो गया कि सबको है ना पैसा स्मॉल कैप में लगाना है, मिड कैप में लगाना है, ज़्यादा रिटर्न आने की उम्मीद ज़्यादा है। तो इंडियन इन्वेस्टर थोड़ा रिस्क लेने वाला इन्वेस्टर भी बन रहा है। अब आइए हाइब्रिड फंड, जिसमें आर्बिट्राज फंड 7,300 करोड़ के आसपास है, इसको छोड़ दीजिए, ये तो डेट फंड की तरह ही है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड भी बड़ा पॉपुलर हो रहा है, 6,200 करोड़ रुपये के आसपास का अमाउंट वहाँ पर आता दिखा है। डेट फंड में आइए, मनी मार्केट फंड छोड़ दीजिए, 45,000 करोड़ काम का नहीं। लिक्विड छोड़ दीजिए, लो ड्यूरेशन फंड यानी कि शॉर्ट टर्म फंड की तरफ पैसा बढ़ रहा है, 9,700 करोड़ वहाँ पर आता दिखा है। सर, अब जब आपने डेट फंड की बात की, और डेट फंड से ही शुरुआत करते हैं कि डेट फंड के लिए क्या ये जो समय चल रहा है ये समय बेस्ट है, और अगर कोई निवेश करना चाहता है तो क्यों निवेश करे, क्या रीज़न होने चाहिए? डेट और इक्विटी दोनों अलग चीज़ है और कई बार लोग डेट और इक्विटी को कंपेयर करते हैं। तो अगर कंपेरिजन की याद से आप देखेंगे तो इक्विटी के मुकाबले में डेट हमेशा स्टेबल है कंपेरेटिवली, और लिक्विडिटी भी अच्छी, कोई लिक्विडिटी की समस्या न इक्विटी में न डेट में, राइट। अब मार्केट का उतार चढ़ाव जब होता है तो आपको डेट फंड थोड़ी स्टेबिलिटी दे देता है और वहाँ पर आपको थोड़ी सी रिस्क कम हो जाती है। FD के मुकाबले में डेट फंड में थोड़ा सा रिटर्न ज़्यादा आता है,
कुछ कुछ केस में तो कई गुना भी आ जाता है कभी कभी, मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छा डेट फंड परफॉर्म कर जाए। अगर आपका व्यू 3 साल से ज़्यादा का है तो होल्ड करते हैं, आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाता है, टैक्सेशन बेनिफिट्स मिल जाते हैं जो और बेहतर है। कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स जिन्हें ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए उनके लिए डेट फंड बेहतर है, और सारा का सारा पैसा इक्विटी जैसी रिस्की एसेट में लगाने के बजाय जब आप डेट में लगाते हैं तो आपका पोर्टफोलियो भी थोड़ा बैलेंस हो जाता है, ये भी एक बड़ा फ़ायदा है। और डेट फंड में जैसा आपने पूछा भी ये सही समय क्यों है, हाँ। पिछले 4 पॉलिसी में से 3 पॉलिसी में आरबीआई ने दरों में कटौती की है, ठीक है, और दरों में 4 में से 3 बार 1% रेट कट दी, खाली पिछली बार नहीं काटा, अदरवाइज काट ही रहे। एक और रेट कट की संभावना भी है, लोग मानते हैं एक तो और होगा, अब वो कब होता है इस कैलेंडर ईयर में होता है या मार्च तक होता है, लेकिन होने की संभावना है। और अभी भी जब लोअर इंटरेस्ट रेट रिजिम में आप हैं तो डेट फंड में पैसा लगाने से अभी भी आपका पैसा बनेगा। जी, तो अब अगर आपने इतना बता दिया तो फिर ये भी बता दीजिए कि कहाँ पर मौके आप देख रहे हैं डेट फंड? दोनों हैं, देखिए एक डेट में 2 तरह से आप देखिए, लिक्विड और मनी मार्केट फंड तो अलग छोड़ दीजिए, वो तो खैर ओवरनाइट और शॉर्ट टर्म पैसा पार करने, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जब आप देखते हैं तो एक लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, एक शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड मतलब आप छोटे समय के लिए इन्वेस्ट करने वाले, आप खुद इन्वेस्टर हैं और फंड भी छोटे समय के लिए अपने डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाता है। पहले उसकी बात करते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, इनमें क्या होता है, डेट और मनी मार्केट इनका मिक्स होता है। पोर्टफोलियो की जो ऑन एन एवरेज मैच्योरिटी है, जैसे वो जिस भी पेपर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कमर्शियल पेपर होगा, शॉर्ट टर्म एनसीडीज होंगी, ये जो होते हैं इनकी अवधि 1 से 3 साल की होती है। 1 से 3 साल में ये मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे में जितने शॉर्ट टर्म में आप पैसा लगाते हैं उतना इंटरेस्ट रेट की फ्लक्चुएशन का असर उतना कम पड़ता है। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इंटरेस्ट रेट बढ़ने घटने का असर ज़्यादा पड़ता है, शॉर्ट टर्म पे कम पड़ता है, और इसलिए इस समय लोग शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड की तरफ जा रहे हैं और इसमें रिस्क भी थोड़ी कम है। यही किसी को आप बोले कि ये कंपनी 10 साल में डूब तो नहीं जाएगी, 20 साल में डूब, तो आप बोले यार आज कैसे बता दूँ 10 साल, ये आप पूछो कि 10 महीने में 15 महीने में डूब तो नहीं जाएगा, हाँ 10-15 मिनट दिखता है यार, इतनी जल्दी तो ऐसी कोई रिस्क नहीं है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड जो 1 से 3 साल के लिए निवेश करते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट में, उनमें रिस्क कम होती है। अब आइए लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड भी लगाते तो पैसा डेट में ही है, डेट फंड ही है, लेकिन इनकी पोर्टफोलियो की एवरेज होल्डिंग 7 साल से ज़्यादा होती है, 7 साल 10 साल इस रेंज की एवरेज होल्डिंग होती है, ठीक है। अब बहुत आप लंबे समय के लिए पैसा लगा रहे हैं 5-7 साल के लिए, तब लॉन्ग ड्यूरेशन फंड सही है, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स के कम ज़्यादा होने का इन पे असर तो पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म होने की वजह से इनको घटती हुई इंटरेस्ट रेट्स में इनको फ़ायदा ज़्यादा हो जाता है। अब इसमें ऐसा है कि जब भी आप शॉर्ट ड्यूरेशन वाले फंड में जाते हैं तो उनमें कमाई कम होती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए जब आप फॉर एग्जांपल आप बैंक में एफडी के लिए जाते हैं, आप एफडी 1 साल की कराएंगे तो ब्याज कम मिलेगा, 3 साल 5 साल की कराएंगे तो ज़्यादा मिलेगा, 3 महीने की एफडी कराएंगे तो और कम मिलेगा। सिमिलरली जितना ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन फंड वाले पेपर होंगे उनमें ब्याज ज़्यादा मिलता है, तो इसीलिए लॉन्ग ड्यूरेशन फंड वालों में कमाई ज़्यादा होती है। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी, कमाई भले ज़्यादा है लेकिन आपका व्यू भी इन्वेस्टमेंट का लंबा होना चाहिए, 5-7 साल 10 साल का होना चाहिए। बिल्कुल, अब आपने दोनों ही बोल दिया कि लॉन्ग ड्यूरेशन और शॉर्ट ड्यूरेशन दोनों, तो इन दोनों में से थोड़ा सा कंपैरिजन कर ले, बेहतर कौन ज़्यादा और क्यों? देखो सबके अपने फ़ायदे नुकसान है। बेहतर मतलब ये ऐसा है कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से समझना कि आप और रिक्वायरमेंट क्या है। किसी को पूछो रिक्वायरमेंट क्या है, सर जिसमें ज़्यादा पैसा बने। ऐसा नहीं है, ज़्यादा पैसा बने वो नहीं होता है, आप कितने समय के लिए पैसा लगा रहे हो, 3 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपका व्यू 3 साल या इससे कम के नज़रिए का है तो आपके लिए शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, आपका व्यू 5-7 साल या इससे ज़्यादा का है तो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। ये सिंपल सी चीज़ है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कितने समय के लिए पैसा लगा रहे हैं। पैसा दोनों में बनेगा, जितना समय के लिए आप लगाएंगे और जिस तरह की आप रिस्क लेंगे उस हिसाब से। तो मेरे ख्याल से अगर छोटी अवधि के लिए पैसा लगा रहे हैं शॉर्ट टर्म, और आसान है, नाम शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगाना है, नाम लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन का, सिंपल सी चीज़ है। बिल्कुल सर, और इसके लिए कोई अच्छे से फंड भी बता दें है ना भाई, हमारे पास बहुत सारे हैं निवेश के लिए जो बेस्ट डेट फंड है। मैं कुछ आपके सामने नाम रख देता हूँ, उनमें से जो आपको पसंद आए देख लीजिए। ये शॉर्ट टर्म वाले हैं, ध्यान रखना। एक्सिस शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है, ICICI प्रू ऑल सीजन्स बॉन्ड फंड है, और SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड है। ये 3 फंड मैंने चुने हैं
और जाहिर सी बात है आप इसमें सवाल भी पूछेंगे इनमें से सर आपकी बिल्कुल। वैसे तो मुझे बहुत सारे पसंद है, सभी पसंद है, सब अच्छे हैं फंड, और बहुत ज़्यादा फंड मैनेजर के इसमें कॉल्स में बहुत ज़्यादा रिटर्न में अंतर भी नहीं आता है। लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे तो मेरे लिए फंड ऑफ द मंथ डेट फंड में SBI शॉर्ट टर्म फंड है, जो अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में पैसा लगाना चाहते हैं 1 से 3 साल का अगर आपका व्यू है तो ये फंड आपके लिए होगा बेहतर। सर इस बार फंड ऑफ द मंथ आपकी तरफ से? इस बार हमने बहुत अलग तरीके का फंड चुना है, जो आप जनरली आप इसके बारे में जानते भी कम होंगे और सुनने में कम आता होगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड जैसा ये नाम बता रहा है, बॉन्ड में पैसा लगाता है। कौन से बॉन्ड? कॉर्पोरेट के, कंपनियों के, बढ़िया टॉप क्लास कंपनियों के बॉन्ड में पैसा लगाता है। जनरली ट्रिपल ए के नीचे नहीं जाते, कोई AA या AA+ तक जाता होगा, बट मोस्टली AAA कंपनियों के बॉन्ड में जो बेस्ट कंपनियां हैं हिंदुस्तान की, जिनकी रेटिंग AAA, उनमें ये पैसा लगाते हैं। क्या फ़ायदा है? जिन बॉन्ड्स में ये फंड पैसा लगाते हैं उनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उनके डिफ़ॉल्ट होने के चांस कम हम बोल रहे हैं, बट एक्चुअली नहीं के बराबर है। कोई मतलब कोई आपदा ही आ जाए, कुछ ऐसा ही हो जाए कि अनहोनी हो जाए, टू बिग टू फेल, हाँ, तो एक अलग बात है। अदरवाइज इनमें क्रेडिट रिस्क ऑलमोस्ट जीरो होती है, ऑलमोस्ट जीरो। हम क्योंकि अभी जीरो कभी नहीं बोलते, कभी ये नहीं कह सकते होएगा ही नहीं, कभी भी किसी भी कारण से हो जाए, यू नेवर नो, बट अदरवाइज नहीं होती। अब इनका फ़ायदा क्या है? आप जनरली कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड को कंपेयर करो FD से। आप FD में पैसा लगा रहे हैं, बैंक की FD में, ये बैंक की FD से आपको ज़्यादा रिटर्न देंगे। 1%, 1.5%, 2%, 2.5% इतना रिटर्न आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। क्यों? क्योंकि FD में क्या होता है कि एकदम सेफ सिक्योर माना जाता है, आपकी डिपॉजिट सेफ भी है, बैंक उड़ भी जाए तो वो आपकी रिस्क नहीं, 5 लाख तक का तो इंश्योरेंस होता है। तो लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, वो रिस्क आप कहीं कहीं थोड़ी भी है, लेकिन है तो सही ना। और इसलिए आप बैंक और FD में, बैंक और कॉर्पोरेट्स में फ़र्क है ना, एक कंपनी और बैंक है। इसलिए कॉर्पोरेट बॉन्ड में, जब कॉर्पोरेट बॉन्ड में पैसा लगाते हैं तो उनमें ब्याज थोड़ा ज़्यादा मिलता है, उसका फ़ायदा होता है। और स्पेशली जब ब्याज दरों में उतार चढ़ाव से मेरा मतलब है जब ब्याज दरें गिर रही हो, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में अच्छा पैसा बनता है, तो ये बढ़िया पैसा बना कर देते हैं आपको। सो इस महीने का फंड, अगर आप इस वक्त इक्विटी मार्केट के मूड से थोड़ा सा उदास हैं, पैसा बन नहीं रहा, ट्रम्प साहब क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें मन में आ रही हो ना, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, और जिनको फिक्स इनकम में लगाना है पैसा, उनके लिए बढ़िया फंड हो सकता है। कुछ फंड के नाम मैं आपके सामने रख देता हूँ जो इस स्पेस में हैं, अच्छे फंड्स हैं। ICICI प्रू कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, निप्पॉन इंडिया कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, HDFC कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और कोटक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, ये 4 बॉन्ड फंड है। और अगर इसमें आप मुझे एक पूछेंगे जो मेरी पसंद का है फंड ऑफ द मंथ, HDFC कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, इसमें आप पैसा लगा सकते हैं। तो ये आपके लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड इस महीने का फंड ऑफ द मंथ। जी हाँ, तो ये फंड्स जिस पर रखनी है आपको नजर। और अब वक्त हो गया है NFO कॉर्नर का। सर NFOs की सलाह आपकी तरफ से, किस पर नजर रखें? 2 NFO खुले हुए हैं। बैंक ऑफ इंडिया का मिड कैप फंड है और ये ओपन एंडेड इक्विटी फंड है। वैसे 14 अगस्त तक खुला है, हो सकता है कभी आप रिपीट टेलीकास्ट देखें तो 14 के बाद भी देख सकते हैं, तो भी कोई बात नहीं, जब एक बार वापस से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल जाता तब भी आप इसके बारे में सोच सकते हैं। निफ्टी मिड कैप 150 का इसका बेंचमार्किंग है और इसमें 65 से 100% पैसा मिड कैप इक्विटी में जाने का है। ये मिड कैप इक्विटी वगैरह में पैसा आपके लिए लगाएगा। और दूसरा फंड जो खुला हुआ है NFO के तौर पर, वो है पैसिव NFO, यानी कि वो इंडेक्स में पैसा लगा रहा है। वो है बड़ौदा BNP पारिबा गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड। वो नाम जान से देखेगा, एक बार वापस नाम पूरा रहे क्योंकि इसको समझ आए। बड़ौदा BNP पारिबा, ये तो कंपनी का नाम हो गया, ठीक है, इसको छोड़ दो। पीछे क्या लिखा है? गोल्ड ETF, फिर फंड ऑफ फंड। ये थीमेटिक फंड है, यानी गोल्ड से रिलेटेड है, ठीक है, सेक्टरल फंड है। ये भी 14 अगस्त को खुला है और आप 14 अगस्त के बाद प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वापस NFO के बाद लिस्ट होने के बाद फिर से खुल जाता है। ये इसकी बेंचमार्किंग है जो भारतीय बाजार में घरेलू गोल्ड की प्राइसेस है, जो गोल्ड की प्राइसेस ऊंची नीचे है। इसमें 95% से 100% ये गोल्ड में पैसा लगाता है और ये गोल्ड की ETF में पैसा लगाता है, फिजिकल गोल्ड के बैंक इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाता है, लिक्विड मन वगैरह में थोड़ा। तो इफेक्टिवली आप गोल्ड खरीदने के बजाय ये खरीद सकते हैं। तो आप सीधा कि जितना गोल्ड में पैसा बनेगा लगभग थोड़ा सा खर्चा काट के ये इसमें पैसा बनने वाला है। तो ये दूसरा आपका पैसिव NFO जी। और अब सबसे आखिर में शो के हम बात करते हैं काम की, तो काम की बात का समय हो गया है।
तो सर काम की बात इस बार के लिए? इस बार यंग यूथ जेनजी टाइप के इन्वेस्टर्स अब आप देख रहे हैं ना, नए 70% इन्वेस्टर्स जो आ रहे हैं बाजार में, वो 70% जो है वो 30 साल से कम की उम्र के हैं। और आजकल वो टेक्नोलॉजी बड़ा पसंद करते हैं, टेक सेवी है। तो फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो काफ़ी इनमें एआई में जो फाइनेंशियल एडवाइजरी का ट्रेंड बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसके ऊपर आज हमने काम की बात दी है। तो पहली चीज़ है कि 83% युवा इस वक्त ऐसे हैं जो फाइनेंशियल एडवाइजरी के लिए एआई टूल्स पर भरोसा करते हैं। जेन जी और मिलेनियल्स खासतौर से उन्हें लगता है एआई बहुत बढ़िया चीज़ है। एआई इनका आजकल नया फाइनेंशियल एडवाइजर, कुछ भी चीज़ एआई से पूछ लो खट से, ग्रोक ये चैट जीपीटी धड़ाक से वहाँ से पूछते हैं। सेविंग, बजटिंग, इन्वेस्टमेंट्स, क्रेडिट स्कोर कैसे सुधारूं, ये सारी चीज़ें उनसे पूछते हैं। अब इसमें फ़ायदा है कि ये तेज़ी तो है ही है, इनमें फटाफट रिप्लाई आ जाता है, सस्ता है, सुंदर है, टिकाऊ है, स्मार्ट है, आसानी से मिल जाता है। मतलब मेहनत नहीं करनी, तो आपको एडवाइजर ढूंढना पड़ता है, किसको पूछूं क्या पूछूं। यहाँ जल्दी से आपने एआई में पूछा, आपको जवाब आ जाते हैं। और एक रिपोर्ट जो आई उसके मुताबिक 2027 तक एआई निवेशकों की पहली पसंद वाला फाइनेंशियल एडवाइजर होगा। बाकी सब ट्रेडिशनल वाले रह जाएंगे, एआई से पूछेंगे लोग। और 2028 तक ये माना जा रहा है कि 80% इन्वेस्टर्स हो सकता है एआई की तरफ चले जाए फाइनेंशियल एडवाइजर लेने के। तो ये बड़ा बदलाव है, इसलिए इस बार हमने काम की बात के तौर पर इसको सुना है। अब आइए एडिटर सेक्शन में बताता हूँ इसका मतलब क्या। ये तो रिपोर्टेड डेटा है, आपके लिए काम की बात का क्या मतलब है। एआई से अगर आप फाइनेंशियल एडवाइस लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये समझना जरूरी। तो पहले बताता हूँ क्या करना चाहिए। आप एआई से जरूर डेटा लें या डेटा का एनालिसिस कराएं। आपके पास डेटा है तो डेटा का एनालिसिस कराएं कि मैंने ये 2 फंड के डेटा डाले, भाई कंपेयर करके बताओ मुझे कौन सा अच्छा है। या अगर आपको कोई डेटा चाहिए, भाई मेरे को टॉप 10 म्यूचुअल फंड परफॉर्मर बता दो, वो ले लीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए। और इन्फॉर्मेशन आपके पास है, उसका कोई एनालिसिस करवाना तो वो भी कराइए। दूसरा, कैश फ्लो से रिलेटेड कोई एनालिसिस लेना है या और कोई रिपोर्ट चाहिए, वो मांगिए उनसे। रिसर्च करने के लिए अगर आपको कोई रिसर्च चाहिए, रिसर्च के लिए एआई का इस्तेमाल करिए, भाई खुद बैठ के करने के बजाय इनसे मांग लें। किसी ब्रोकर की रिपोर्ट चाहिए, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे चाहिए, वो आप मांगिए। निवेश का कोई कंपैरिजन करना हो, उसका आप ले लीजिए। एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि एआई आपकी सहायता करने के लिए, ये आपका हेल्प करने के लिए असिस्टेंट है, ये ऑप्शन नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। सो इसलिए अगर एआई से आप कुछ भी पूछ रहे हैं, उसके पहले आपकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं है, आप एआई से पूछ रहे हैं, तो एआई जो आपको इन्फॉर्मेशन देगा उसको आप सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, उसका विश्लेषण नहीं कर पाएंगे, वो आपके लिए गलत भी हो सकता है। इसलिए ये काम की बात है, क्या क्या आपको एआई से करवाना चाहिए। अब आइए स्मिता, क्या क्या नहीं करवाना चाहिए जो आपके लिए एआई से करवाना खतरनाक हो सकता है और उसका उल्टा भी पड़ सकता है काम। मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जो एक्चुअल इंटेलिजेंस वालों को भी नहीं पता होता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी नहीं पता होता है। ये मान के चलें, कभी ये ना सोचे कि मैंने तो एआई से पूछा था और उसने बोला था। कई बार कभी तुक्के में एक आध बार आप जो बोले हो जाए तो आप ब्लाइंड फेथ करेंगे, भाई इन्होंने जो बोला वही होता है। ऐसा नहीं है। मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पता है ना एक्चुअल इंटेलिजेंस को, दोनों ही तरह की एआई को पता नहीं है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, एआई में इमोशंस नहीं है। नहीं। आपकी इमोशनल जो रिक्वायरमेंट है, आपकी थॉट प्रोसेस, आप इस वक्त अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या सोच रहे हैं, वो एआई को समझ में नहीं आएगा। ऐसे में आपकी लायबिलिटी क्या है, आपके गोल क्या है, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी क्या है, ये एआई को नहीं पता, ये आप ही को पता है। ये चीज़ें एआई पे ना छोड़ दें कि वो पता लगा लेगा मेरे दिल में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। ना 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 ना, वो सब नहीं। आप ये सारी चीज़ें तो आप ही को पता करनी कि आपकी कितनी रिस्क लेने की ताकत है, कब कितने पैसे लगेंगे। ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट का बिहेवियर एआई नहीं समझता, इन्वेस्टर को समझता है। ये अनिल सिंह एक इन्वेस्टर है, ये इसका ये प्रॉब्लम, लेकिन अनिल सिंह का बिहेवियर वो एआई को कैसे पता चलेगा। ठीक है, ये चीज़। तो ऐसे में एआई आपको डेटा दे सकता है, लेकिन आपका डर नहीं समझ सकता, आपकी रिस्क लेने की ताकत समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है उसके लिए। आप डेटा देंगे, उससे थोड़ा एक जजमेंट देने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको पता है। और इसलिए मेरा ये मानना है कि आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी एआई पे ना छोड़ दें। आपको उससे समझना है और समझदारी से काम करना है। तो बस आप लिमिटेड पर्पस के लिए कंप्लीट फाइनेंशियल एडवाइजर अगर आप एआई से लेंगे तो कभी कभार रिस्क में आ सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा जरूर। बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छा एक इंसाइट आपने शेयर किया। एआई फाइनेंशियल एडवाइजर क्या होता है, बड़ा आसान है ना, जल्दी से खट के यार 2 मिनट। नहीं तो अभी आप पूछो अपने एडवाइजर को, फ़ोन हो, भाई साहब वो तो पहले फीस भी पूछेगा, मांगेगा, कब आऊँ, आज नहीं, इस अगले हफ्ते, सुबह नहीं, शाम, ये नहीं, और मैं बताता हूँ, देखता हूँ, डिटेल भेजो।
वो सारे 50 तो सबको क्या लगता है जिसमें अरे छोड़ो ना इधर डाला ही सवा, और वो माइंड्स में ऐसा बैठा हो कि ये जो बता रहा है वो सही है, वो सही है। हाँ, वो सब दूसरों का लोग देख के बता रहा है आपको सही है गलत क्या है, आपका देख के आप ही को पता चलेगा। इसलिए उसका इस्तेमाल लिमिटेड यूज़ के लिए करिए, सब कुछ उसमें मत डालिए कि एआई ने बोला वो सिर्फ सही है। जी बिल्कुल, तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना ही चाहिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच सर, हमसे इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए और एमपीज के सारे डेटा का अच्छे से एनालिसिस करने के लिए। इसी के साथ म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास के इस सेगमेंट में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।